हेलो एवरीवन। कोरोना से डरोना की मुहिम में भारत के कोने कोने से जुड़े सभी लोगों को मेरा नमस्कार और उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है कि आप लगातार इस मुहिम को भारत के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। भारत में उपस्थित सभी नागरिकों को, सभी सिटीजन्स को एक सही सूचना के जरिए उनको जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। और मोस्ट वेलकम उनका जो रोजाना हजारों लोगों के सवाल हम लोगों के सामने लाते हैं और डॉक्टर्स के जरिए उन सभी सवालों के जवाब लोगों तक पहुंचाते हैं, सूचना लोगों तक पहुंचाते हैं। सो थैंक यू सो मच। और डॉक्टर संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वंस अगेन वेलकम टू यू डॉक्टर संतोष, एंड वी रियली रिस्पेक्ट योर टाइम, योर एनर्जी जो आप लगातार कोरोना से डरोना की मुहिम में लगा रहे हैं और एक की रोल जो आप निभा रहे हैं उसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। सो वंस अगेन वेलकम फ्रॉम बॉटम ऑफ आर हार्ट। सो इसी के साथ फाउंडर ऑफ लाडली फाउंडेशन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देवेंद्र कुमार सर। आई वेलकम टू यू सर, एंड I want to invite you. Please spare some few words over it. Then we'll go ahead with the questions of audience. Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज। और दिन ब दिन हम लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। जो आज की प्रोग्रेस है इस कार्यक्रम को लेकर के वो मैं आपको एक ज़रूर देना चाहूँगा। कल विनीता जी हमारे साथ आई थी और विनीता जी जाते वक्त ये प्रॉमिस करके गई हैं कि वो चाहती हैं कि इस कार्यक्रम को न्यूज़ नशा पर भी लाइव किया जाए, जहाँ पर लगभग 10 लाख के करीब ऑडियंस है, और दूसरा इसको जी5 पर भी लेके जाया जाए। तो उसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए हैं और जल्दी ही ये कार्यक्रम हम लोगों का वहाँ तक पहुँचेगा। इस कार्यक्रम की सफलता तो यही है कि लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है, और फ़ायदा इस सेंस में मिल रहा है कि हम सही जानकारी सही लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। हमारे साथ आज उत्तर प्रदेश लखनऊ से अजीत कुशवाहा भी जुड़े हैं, जो नेशनल यूथ अवार्डीज फेडरेशन के यूपी के अध्यक्ष हैं, नेशनल यूथ अवार्डी भी हैं, नेशनल एनएसएस अवार्डी भी हैं, और ग्राउंड पर बच्चों के लिए लखनऊ में मेरे ख्याल से जिस लेवल पे इन्होंने काम किया है शायद ही कोई व्यक्ति उतना कर पाए। चाइल्ड लाइन के साथ जुड़ करके बहुत से हजारों बच्चों को ट्रैफिकिंग से बचाना, उनको सेक्सुअल अब्यूज पे काउंसलिंग करना। तो मैं लिटरली चाहूँगा अजीत जी से भी कि इस कार्यक्रम से रिलेटेड बच्चों के स्वास्थ्य के संबंध में अगर आपके कुछ सवाल हों तो जरूर आप एकत्रित करिए, और डॉक्टर संतोष साहब हमारे साथ यहाँ पर रोज होते हैं तो उनसे उन सवालों को डिस्कस किया जाए जो कोरोना से संबंधित सवाल हैं, और वापस से उन सवालों के जो जवाब सही आपको मिले वो बच्चों के माता पिता को वहां तक पहुंचाए जाएं। क्योंकि अगला जो सेगमेंट है, जो डर है और जो केसेस आने शुरू हो रहे हैं, और जो हमारे लिए बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि कोरोना का बच्चों में संक्रमण, तो ऐसी सेना हमारी यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों का स्वागत करता हूँ, और कामिनी से निवेदन करता हूँ कि आज कार्यक्रम में मैं कम अपना जो भी स्पीच रखूंगा, लेकिन आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लाइए। थैंक यू सो मच कामिनी, एंड थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर मैं सवाल से स्टार्ट करती हूँ, सवालों के साथ शुरुआत करती हूँ। तो नमित वार्ष्णेय जी ने हैंड रेज किया है, तो यस सर प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। फर्स्ट अनम्यूट योरसेल्फ। सर, डॉक्टर संतोष सर, गुड इवनिंग। देवेंद्र भैया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जैसे देवेंद्र गुप्ता जी ने अभी बात रखी कि बच्चों के लिए हमें ज्यादा अब आगे सोचना पड़ेगा, तो मेरा प्रश्न बच्चों से रिलेटेड ही है डॉक्टर संतोष सर। जैसे बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि पैरासीटामोल की डोजेज बताई जाती हैं या एंटीबायोटिक्स बताई जाती हैं, तो उसमें अक्सर जो उनकी डोजेज होती हैं जो मतलब उनकी 250 ml या 125 ml, तो इस तरीके से किस तरीके से हम चेक करें बच्चों को देने से पहले कि हमें बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना मतलब वो देना चाहिए, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जी, अच्छा प्रश्न पूछा। पहले ही क्वेश्चंस में बहुत सारे लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा, और मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, और क्योंकि समय आ रहा है, जानकारी बहुत अच्छी है, हम कोशिश करें कि बच्चों को ये संक्रमण हो ही ना। उसके लिए हम उपाय अभी से सोचना शुरू करें, और हम ये भी सोचें कि क्यों हमारे बच्चों को होगा, क्योंकि हम पहले से इतने हथियारों को रखेंगे अपने पास, बचाव के पूरे उपाय हम करेंगे
तो हो ही नहीं पाएगा, ट्रीटमेंट की नौबत ही ना आए। तो कैसे हम बचें, ये हमने बार बार हम बता रहे हैं। 2 साल से नीचे के बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है, ये CDC रिकमेंड नहीं करता है। लेकिन बच्चों का इम्यूनिटी ठीक रहे, बच्चे अच्छा भोजन लें और उनका जो खान पान है अच्छा हो। जो 2 साल के भी बच्चे हैं उनसे भी हम घर में अच्छा बर्ताव, उनके साथ रहें। ये देखिए कि बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक तो नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में तो नहीं आ रहे हैं, इस चीज ना होगा। और बच्चों का न्यूट्रिशन भी अच्छा रहे। ऐसा तो नहीं कि बच्चे इस बीच बर्गर पिज्जा ये चीजों को खा रहे हैं, जिससे क्या होगा, उनके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे शरीर को नहीं मिलेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। अगर आपने प्रश्न पूछा है कि अगर हम बच्चों को ऐसा हो जाता है तो पैरासीटामोल, बहुत ही अच्छा प्रश्न था आपका। बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि बड़ों में तो कहना बहुत ही आसान है कि 600, 50, 500 मिलीग्राम आप ले लीजिए। बच्चों में दिक्कत होती है। 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पैरासीटामोल हम देते हैं, 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। और इसमें क्या है कि अगर आपका बच्चे का वेट 10 किलो है तो 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अगर हम देखें तो 150 मिलीग्राम हो गया। तो इससे आप ज्यादा ना दें। इस तरह से अगर आप डोज को एक दिन में इतना देते हैं 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, तो आराम से बच्चे को कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसके साथ ही इसमें जो सिरप आती है, छोटे बच्चों के लिए ड्रॉप आती है, उसमें आप देखते होंगे कि 1 ml बना रहता है। तो किसी में आती है कि 5 ml में 100 मिलीग्राम और किसी में 5 ml में 250 मिलीग्राम। तो वो डबल स्टैंडर्ड होती है। तो 5 ml में 100 मिलीग्राम आती है तो 1 ml में कितनी हो गई, 20 मिलीग्राम। तो उस हिसाब से हम इसको टाइट्रेट करते हैं डोज को कि हमें टोटल कितना पिलाना है। जैसे मैंने बताया कि 10 किलो का बच्चा है तो आपको कितना 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अगर देखना है तो 15.150 होता है। तो 150 मिलीग्राम एक दिन में जाना चाहिए बच्चे को, और उस हिसाब से फिर हम डोज को डिवाइड करते हैं। तो बहुत कठिन नहीं है। और बच्चों में पेडियाट्रिशियन होते हैं जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनसे हम संपर्क कर सकते हैं, उनसे भी हमें इस चीज की जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी से ही पैनिक नहीं होना, अभी से ही परेशान नहीं होना है। और अगर छोटे बच्चे घर में हैं तो पैरासीटामोल की डोज तो, पैरासीटामोल की जो सिरप है वो तो घर में रहनी चाहिए, चाहे कोविड हो चाहे ना हो। शायद सबके घर में रहती भी होगी और पीडियाट्रिशियन उनको बताते भी हैं उनके वेट के हिसाब से कि इसको कितना डोज देना है। बच्चों में डोज का जरा सी परेशानी होती है। तो आप लोग पहले से ही बच्चे को कभी भी खांसी जुकाम बुखार जब भी होता है तो हम पैरासीटामोल दे देते हैं, और पैरासीटामोल इतना कोई भी नुकसानदायक बच्चों के लिए नहीं है। Thank you so much, sir. Here we are getting one more question from our audience. उनका question है कि sir, what should I do if I had a contact with someone who has COVID positive? If you have contact with someone who is COVID positive, it depends what type of contact you have with him. If you have a contact without mask, definitely it is a matter of concern. Then for how long you have been exposed with that particular person, if maybe that person to whom you are going to expose or to whom you were in contact, he or she doesn't have a mask and you also didn't have a mask, so the chances, the probability of getting infection will be high. If you are exposed with the person without any mask and your timing of exposure is more than 15 minutes, then definitely you are in a high risk. If you are in a high risk, are you getting my point? You are in a high risk means you are exposed, you are in contact with the patient who came out to be positive. You were in the contact with him or her without mask, and the distance is less than what we call 2 meters,
and the duration is less than more than 15 minutes. अगर आप किसी के साथ 15 मिनट से ज्यादा टच में हैं और आपके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर से कम की है, तो इसका मीन्स यू आर अ हाई रिस्क पर्सन फॉर कोविड-19, देन यू आर सपोज टू गो फॉर द क्वारंटीन. आप हाई रिस्क में हैं, इसलिए आपको क्वारंटीन में रखा जाएगा. और उसके बाद जिस दिन से आपका एक्सपोजर हुआ उस दिन से हमें काउंट करना है, और 5 से 8 दिन के बीच, 5 से 8 दिन के बीच जो बेस्ट डे होता है वो 7 डे होता है या 8th डे होता है, उस दिन आप अपना टेस्ट कराएंगे. पहले दिन ही टेस्ट नहीं कराएंगे, वरना आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा. क्योंकि मीडियम इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 8 दिन के अंदर होता है. तो 8वें दिन या 7वें दिन आप टेस्ट कराइए. अगर वो नेगेटिव आता है तो हम मान सकते हैं कि आपको उनसे एक्सपोजर नहीं है. फिर भी लेकिन आप हाई रिस्क में हैं, कभी भी पॉजिटिव आ सकते हैं, तो 14 डेज तक आपको क्वारंटीन रहना चाहिए. थैंक यू सो मच सर. आशुतोष राज जी की साइड से वी आर गेटिंग क्वेश्चन. उनका क्वेश्चन है कि सर वैक्सीन आर सेफ फॉर पेशेंट हु जस्ट रिकवर फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर. Yeah, vaccine are absolutely safe. In fact, who have not recovered from cancer, still the vaccine is safe for them. If they have recovered, that is a good thing. Vaccines are safe. थैंक यू सो मच सर. हियर वी आर गेटिंग वन मोर क्वेश्चन सुनिधा जी की साइड से. उनका क्वेश्चन है कि सर मेरी फैमिली में 3 लोग पॉजिटिव है और मैं उनकी मतलब कि वो उनके केयर टेकर है. तो क्या इस सिचुएशन में मुझे हर 2 दिन बाद कोविड टेस्ट करवाने जाना चाहिए, या फिर उनको रिकवर होने के बाद शुड आई गो, या फिर अभी कुछ, क्योंकि अभी उनका है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी लेकिन फैमिली में 3 लोग पॉजिटिव आए हैं. नहीं, फैमिली में 3 लोग पॉजिटिव आ गए हैं तो ऑफकोर्स जो हमने बताया कि आप एक्सपोज हो चुके हैं ऑलरेडी उनसे, तो जिस दिन आप एक्सपोज हो चुके हैं या जितने दिन से एक्सपोज हो रहे हैं, आप देख लीजिए कि फैमिली में अगर आप उनके साथी हैं, आपके रिश्तेदार नहीं हैं, आप उनके साथी रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको टेस्ट तो कराना ही चाहिए. क्योंकि हो सकता है पता नहीं कब से एक्सपोजर, कब से उनको सिम्टम आ रहे हों और उन्होंने भी टेस्ट कराने में लेट कर दिया हो. तो बेहतर हो आप अगर 3 लोग अगर पॉजिटिव आ रहे हैं फैमिली के अंदर, तो आप टेस्ट करा सकते हैं अपना. और डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द टेस्ट. लेकिन आप एक बार टेस्ट करा चुके हैं, वो नेगेटिव आ गया है, तो देखिए सबसे पहले जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपका एक्सपोजर कैसे और कब हुआ और कितने दिन से हुआ. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है. अगर तीनों लोग या 3 या 4 लोग एक ही दिन में पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब सबका आपके पास सबका एक्सपोजर टाइम एक ही. अगर अलग अलग टाइम में आ रहे हैं, तो एक बार आपने टेस्ट कराया, आप नेगेटिव हैं, लेकिन फिर आप 5 दिन के बाद कोई दूसरा पॉजिटिव आ गया, वो जो पॉजिटिव 5 दिन के बाद आया है उसके साथ भी आपका एक्सपोजर रहा है, तो ऑफकोर्स उसके साथ भी आपका एक्सपोजर रहा है, तो आने वाले 5 या 6 दिन के अंदर फिर आपको पॉजिटिव हो सकता है. तो जब से उसको सिम्टम शुरू हुआ पहले दिन से लेके 5वें दिन या 8वें दिन, इनके बीच में आप अपना टेस्ट करा लीजिए. और उसी दिन आप टेस्ट कराएंगे तो पहले से किसी के साथ पॉजिटिव है उसका एक्सपोजर हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं कि उसी से आपको पॉजिटिव हुआ है, तो उसके एक्सपोजर से 5 से 8वें दिन के बीच में आप टेस्ट कराएंगे तब पॉजिटिव आएंगे. तब अगर आप होगा तो पॉजिटिव आएंगे. फिर भी मेरा आपसे है, अगर आपके फैमिली में 3 लोग पॉजिटिव हैं, फिर भी चाहे आपका इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर टेस्ट, आपके टेस्ट कुछ भी आए, लेकिन आप N95 घर में पहने और N95 को पहनकर आप उनको सर्व कर सकते हैं और बार बार अपना हाथ धुलें. और वेंटिलेशन काफी अच्छा रखें घर के अंदर. वेंटिलेशन को अच्छा रखने का मतलब क्या है कि पूरे दरवाजे, खिड़की, ये जितने भी हैं आपको खुला रखना है, जिससे कि वायरस अगर उनके खांसी से, छींक से अगर इन्वायरमेंट में आता भी है तो वो बाहर चला जाए, घर के अंदर ही ना घूमे. और दूसरा, अगर 3 लोग हर कमरे में अलग अलग हैं और उनका मूवमेंट अगर इधर उधर होता है, तो आप घर में साफ सफाई का भी ध्यान रखिए. मैंने एक दिन बताया भी था कि 1% हाइपोक्लोराइड एसिड जो होता है, 1% हाइपोक्लोराइड से सॉल्यूशन से और प्लस डिटर्जेंट से आप पूरे घर में पोछा भी लगा सकते हैं. तो ये आप अगर करेंगे तो बचा जा सकता है
और अपना भी टेस्ट आप बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि अगर घर में ही पॉजिटिव आ रहे हैं लोग तो आप भी उनके साथ रही हैं या उनसे आपको एक्सपोजर हो तो आप भी पॉजिटिव आ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव आए। दूसरी बात मैं बता दूं कि पहले जब फर्स्ट वेव थी उसमें हमने देखा कि अगर घर में एक इंसान पॉजिटिव आ रहा है तो बाकी लोग नेगेटिव भी हैं। ऐसा जरूरी नहीं था कि एक पॉजिटिव है तो सबको पॉजिटिव हो जा रहा है। लेकिन ये अभी इस बार हम देख रहे हैं कि ट्रांसमिशन रेट भी और इन्फेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है। इसमें अगर घर में एक आदमी पॉजिटिव है तो ये 3 4 4 5 लोगों को तो हो ही जा रहा है। तो इसलिए अपना ध्यान रखें आप भी। दूसरी बात एक और बताऊं मैं आपके ही प्रश्न के संदर्भ में, अगर माना आपके घर में 2 3 लोग पॉजिटिव आ गए हैं तो मेरे हिसाब से आपको आइवरमेक्टिन का कोर्स कर लेना चाहिए। प्रोफाइलेक्टिक आइवरमेक्टिन का कोर्स आपको कर लेना चाहिए। 12 मिलीग्राम आइवरमेक्टिन आती है, एक दिन की एक। तो आप एक पहले दिन लीजिए, एक विदिन 72 आवर के अंदर आप दूसरी ले लीजिए, और चाहे तो 3 ले सकते हैं लगातार 3 दिन तक। तो ये आप आइवरमेक्टिन का एक कोर्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। Here we are getting one more question from our audience. सर उनका क्वेश्चन है कि जैसे कि अभी थर्ड वेव का बता रहे हैं उसमें ज्यादातर बच्चे हैं जो अफेक्ट होने वाले हैं, एंड एज अकॉर्डेंस ऑफ उत्तराखंड में अगर हम देखें तो काफी 5,000 से भी ज्यादा बच्चे इन्फेक्टेड हुए हैं। तो उनका क्वेश्चन ये है कि आर कोविड-19 सिम्टम्स डिफरेंट इन चिल्ड्रन देन अडल्ट? नहीं, कोविड-19 के सिम्टम्स अभी बच्चों को इसने जितना भी इन्फेक्ट किया है उसमें वो ही जो सिम्टम है जो बड़ों में है। हालांकि बच्चे एकदम टेस्ट का, अल्ट्रेशन और सूंघने की शक्ति ये बता नहीं सकते। तो इसमें जो सिम्टम्स है कोविड-19 फ्लू लाइक सिम्टम से ही शुरुआत होगी, जैसे कि फीवर है और नाक का बहना है, सरदर्द है, बच्चे का बहुत ज्यादा फीवर का हाई होना है, तो यही सिम्टम है। पेट का खराब होना है, पेट खराब होना, ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं। और बहुत ज्यादा वीकनेस बच्चे को आ रही है, बुखार के साथ खांसी हो रही है, सांस फूल रहा है, ये चीजें हैं। और यूजुअली बच्चे जो हैं टेस्ट नहीं लग रहा है, ये वो उनमें वो अगर होगा भी तो वो बता नहीं पाएंगे आपको, या ठीक टाइम पर नहीं बताएंगे। तो लगभग यही सिम्टम्स रहेंगे बच्चों में भी, जिसमें इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों में भी कोई अगर सिम्टम्स आते हैं इस तरीके के तो उसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उनको वहां पर भी आप अलर्ट हो जाए कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि सिम्टम डिटेरियोरेट ना हो और जल्दी टेस्ट करा लेना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। Here we are getting one more question from our audience. सर उनका क्वेश्चन है कि one have to go to the hospital twice a week for dialysis. What should they do in current situation? देखिए, अगर डायलिसिस एज रिकमेंडेड बाय नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपको डायलिसिस के बारे में बताया है, और वो डायलिसिस अगर हो सकती है इन एडवाइस टाइम, इट्स अ गुड। पहले भी देवेंद्र जी के साथ काफी डिस्कस हुआ था कि एक डायलिसिस नहीं करा रहे हैं, तो डायलिसिस का रोकने का मतलब देखिए आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस वैसे ही हो जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होगा तो एक प्रॉब्लम तो फिर वैसे भी आनी ही है आपको। इसलिए डायलिसिस अगर आप डिले भी कर रहे हैं कुछ, तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट जो है आपके डायलिसिस वाले जो डॉक्टर्स हैं उनके सीधे कंसल्टेशन के अंदर ही होना चाहिए। अन्यथा इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है कि हम अपने मन से डायलिसिस को ना रोकें, और जब आप आ रहे हैं तो आप पूरे के पूरे जितने भी हो सकता है प्रिकॉशंस, वो प्रिकॉशन। और मैं बार बार बात कर रहा हूं कि आजकल जो जो डायलिसिस में जो लोग हैं, जो डायबिटिक हैं, उनका इम्यूनिटी जरा कमजोर होती है। तो उस चीज को हम ध्यान में रखें कि ऐसे मरीजों के साथ हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कहीं पर उनको चोट ना लगे, कहीं पर कट ना आए, और मास्क, वो N95 मास्क पहन के हॉस्पिटल में जाएं। हॉस्पिटल स्टे जितना कम हो सकता है उतना कम रहे। अपना न्यूट्रिशन जो उनके डाइटिशियन ने उनको बताया है उस हिसाब से लें। आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन अब कोविड के डर से अगर हम डायलिसिस के लिए नहीं जाएंगे तो डायलिसिस हमें फिर परेशान करेगी। तो इसलिए उचित
ट्रीटमेंट अपने डिजीज का लेते रहिए, लेकिन वो चिकित्सक की निगरानी में लें तो अच्छा हो। थैंक यू सो मच सर। एंड हियर आई हैव अ क्वेश्चन दैट आज सुबह ही मैंने वैक्सीनेशन करवाया है, तो सुबह से जिस साइड मैंने वैक्सीनेशन करवाया वहां पर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, और सुबह तक तो केवल उसी स्पेस पे था जहां पर इंजेक्शन लगा था। बट अभी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, सुबह 10 बजे के आसपास वैक्सीनेशन हुआ था, और अभी पूरे लेफ्ट हैंड में पेन है मेरे, ओनली इन लेफ्ट हैंड एंड और दैट प्लेस जहां पर इंजेक्शन लगा था। तो ये वैक्सीन कामनी जी को लगी है? यस, सुबह। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको वैक्सीन लग गई है। और काफी अभी भी बहुत जगहों पे जो हमारे युवा हैं उनको वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है, काफी चिंता है लोगों के अंदर, और उसमें आपको वैक्सीन लग गई तो इसे बहुत बड़ी बात है। और इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सब लोग वैक्सीन के लिए। अब यस। हल्का सा दर्द होता है तो इसमें बहुत परेशान होने, इतना तो सहन कर सकते हैं। वैक्सीन लगने के बाद हल्का दर्द तो होता है, वैक्सीन के टाइम में भी दर्द होता है, और लेकिन वैक्सीन के बाद दर्द आपका अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि हाथ का मूवमेंट सही से हो रहा है, और बहुत ज्यादा हाथ में झटके मत दीजिएगा। एंड अगर काफी दर्द हो रहा है तो आप सिकाई कर सकती हैं, शाम को गर्म पानी से उसकी सिकाई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है तो। अदरवाइज बहुत ज्यादा ही कुछ हो रहा है तो पैरासीटामोल आप 650 मिलीग्राम ले लीजिए, तो इट विल बी ऑल राइट। बाकी इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बहुत सीवियर पेन है और टेंडरनेस बहुत ज्यादा, हाथ को हिला नहीं पा रहे हैं, तब एक कंसर्न होता है कि हम फिर तुरंत रिपोर्ट करें। हल्का जब इंजेक्शन लगा है कि वायरस वैक्सीन है तो उससे होता है, एंड उसके लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नथिंग टू वरी। हो सकता है बुखार भी आए कल आपको। मैं रेडी रहती हूँ फीवर के लिए पहले से। सो हियर अभी जूम से हमारे पास सवाल आ रहा है सर। सीबी गोयल जी का ये सवाल है। आई रिक्वेस्ट सर कि अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज अपने क्वेश्चंस को डायरेक्टली पूछे। आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा होगा, प्लीज उसके जरिए आप अपने आप को अनम्यूट करिए। सीबी गोयल सर, जिनकी प्रोफाइल काफी अच्छी है, हर बेटी खास होती है। तो यस प्लीज सर, आस्क योर क्वेश्चन हाँ, प्लीज। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी सर जी, यू आर ऑडिबल। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि एक तो एंटीजन सुनते हैं हम, एक रैपिड टेस्ट सुनते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? इसके अलावा ये आरटीपीसीआर के मुकाबले कितना रिलायबल होता है? जी, जो एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है, हाँ जी, जो हाँ। देखते हैं एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट जो होता है, और जो आरटीपीसीआर है, इन दोनों में देखिए एक तो क्या है कि एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है। आप कहीं भी जाइए, इसका जो जी हाँ जी, रिकमेंडेड टाइम 15 to 30 मिनट्स के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जी। ये तो इसकी अच्छाई। जबकि उसी पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप आरटीपीसीआर कराते हैं तो आरटीपीसीआर आपको 6 घंटा लगेगा, और हाँ आज जी। के टाइम में आरटीपीसीआर आप कराएंगे हॉस्पिटल में तो 2 से 3 दिन में रिपोर्ट मिलेगी, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। अब मैं आता हूँ दूसरे जो बहुत महत्वपूर्ण इसमें डिफरेंस है। एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट में अगर आप निगेटिव आ गए, जी जी, इसके बाद हम आपको ये नहीं मानते कि नहीं, हम ऐसा नहीं कहते कि आपको कोविड नहीं होगा, तब भी आप सस्पिशियस रहते हैं, उसके लिए हम आपको आरटीपीसीआर के लिए भेजते हैं। लेकिन अगर आप एंटीजन डिटेक्शन से पॉजिटिव आ जाते हैं तो जी हाँ जी, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव आ जाते हैं तो श्योर है कि आप पॉजिटिव हैं, हम आपको आइसोलेशन में भेज देंगे या फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। लेकिन अगर नेगेटिव आएंगे उससे कोई श्योर नहीं, हम आपको कहेंगे नहीं अभी हो भी सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि नेगेटिव हो जाएगा तो आपको नेगेटिव माने, तो आरटीपीसीआर के लिए भेजते हैं। ये इसलिए भेजते हैं कि जो एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट जो है, इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो काफी अधिक है, सेंसिटिविटी बहुत कम है। आरटीपीसीआर में हमारे पास अभी जो है, क्योंकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, उसमें केवल एंटीजन को डिटेक्ट करता है, लेकिन जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इसमें जितने भी कहीं पर भी आपके एंटीजन बॉडी के अंदर होगा, ये पूरा उसको पूरी चेन को पहचान लेता है। तो ये हमारा आरटीपीसीआर को हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। आशा दीदी जी की साइड से एक और सवाल हमारे पास आ रहा है। यस दी, प्लीज अनम्यूट करिए आप और डायरेक्टली सवाल पूछिए। हेलो सर। नहीं, सर मेरा क्वेश्चन है कि आंटी है, उनकी एज है 56 ईयर,
उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन फर्स्ट वैक्सीन लगाने के बाद में उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो इंसुलिन के इंजेक्शन भी ले रही हैं जो उनको डॉक्टर ने बोला है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। उनका सेकंड डोज 1 मई को लगना था, लेकिन नहीं लगवा पा रही हैं। तो वो उनको लग रहा है कि शायद उन्होंने ना जो फर्स्ट वैक्सीन ली उसके कारण से उनका इंसुलिन कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो उनको क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डोज मतलब वैक्सीन लगाने से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा कोई इंसिडेंस भी नहीं हम लोगों के पास कि वैक्सीन लगाने के बाद किसी का जो ग्लूकोज लेवल अल्टर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका ग्लूकोज कंट्रोल में नहीं है, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, तो वैक्सीन, और ऐसे भी हमारे पास अभी कोई गाइडलाइंस ऐसे नहीं है कि अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है तो हम आपको वैक्सीन नहीं देंगे। बट क्या है कि वैक्सीन देने के बाद हल्का सा इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शन बॉडी के अंदर होता है, उससे और शुगर बढ़ सकता है। तो बेहतर होगा कि अगर आपका शुगर कंट्रोल रहे और आप जो एंटी डायबिटिक मेडिसिन या फिर शुगर की जो दवा ले रहे हैं और इंसुलिन ले रहे हैं, उसको लेकर ब्लड शुगर को कंट्रोल कर आप वैक्सीन लेंगे तो अच्छा होगा। दूसरी बात, उन्होंने पूछा कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो नहीं, आप डायबिटोलॉजिस्ट से आप शायद, मुझे जैसे कल के शो में भी हमारा एक क्वेश्चन था लोग उनका कि जब से उनका हार्ट का इलाज चला है पिछले 3-4 महीने से, जो इंसुलिन की डोज में वो अभी तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर डॉक्टर्स आपका इंसुलिन शुरू करता है तो कोई भी डॉक्टर से ऐसा नहीं कहेगा कि अच्छा ठीक है, ये अब मैंने ये इतनी डोज कर दी है, अब आप जिंदगी भर इसको लगाते रहना। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। इनफैक्ट आपको डॉक्टर को बताना होता है, चार्टिंग देनी होती है कि इतने शुगर में मेरा, इतने इंसुलिन में मेरा शुगर इतना आ गया, और 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद इनफैक्ट डॉक्टर्स के टच में उसको रहना होता है, क्योंकि पता नहीं कब हम इंसुलिन को टाइट्रेट कर दें। 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद भी हम इंसुलिन को टाइट्रेट कर सकते हैं। तो ऐसा शायद जो आप बता रहे हैं वो भी शायद कहीं ऐसा ही ना कर रहे हो कि एक बार जो इंसुलिन उनको बताई थी, उनसे कहा था सुबह लगाना 6 यूनिट, दिन में 6 यूनिट, तो वही 6 यूनिट में अभी भी चल रही हो। नहीं जी, बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जो हमारी बॉडीज की अप्स एंड डाउन जो होते हैं, उसके हिसाब से शुगर, जो ग्लाइसेमिक जो वेरिएबिलिटी होती है, चेंज होती रहती है। तो ग्लाइसेमिक जो शुगर है वो चेंज होता रहता है। तो उसी प्रकार से हमें इंसुलिन को भी एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे स्ट्रेसेस हैं, आपने कभी 2 रोटी खाई, कभी 4 खा ली, कभी आपने घी भी ले लिया, कभी आपने कुछ हल्का सा मिठाई भी खा ली, तो उस हिसाब से हमें डॉक्टर के साथ इस चीज का डिस्कशन करना होता है कि अभी तो मेरे इंसुलिन मैं उतने ही लगा रही हूँ, लेकिन मेरी शुगर बढ़ी हुई आ रही है। तो प्लीज अपने डॉक्टर से, जो आपके डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उनसे आप टेलीमेडिसिन में भी बात कर सकते हैं, फोन पर भी बात कर सकते हैं कि इंसुलिन अगर ठीक हो जाएगी, टाइट्रेट वो कर देंगे, तो शुगर आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, sir. Here we are getting one more question from Ashutosh. उनका क्वेश्चन है कि सर, is it important for me to receive the same vaccine during the second dose? 100%. The answer is 100% same vaccine you are supposed to take. If you have taken Covaxin earlier, then 100% Covaxin you are supposed to take in a second dose. If you have taken Covishield, then 100% Covishield you are supposed to take. आपको मिलेगी नहीं दूसरी वैक्सीन। आप किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में दूसरी वैक्सीन लगाने के लिए वो आपसे मांगेंगे पहली वैक्सीन का कार्ड दिखाइए। तो जब पहली वैक्सीन का कार्ड दिखाएंगे, उसमें लिखा होगा कोविशील्ड, तो वो आप कहेंगे आपसे कि कोविशील्ड ही लगेगी। और ऐसा गलती कीजिएगा भी मत कोई कि आपका कोई बैठा, उससे आपने कह दिया कि मुझे दूसरी वैक्सीन लगा दीजिए। जी नहीं, अल्टीमेटली आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा उस वैक्सीन लगाने से। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ इन्हीं का सवाल है कि सर, क्या हम लोग वैक्सीन के दोनों डोज, अगर एक डोज मैंने दिल्ली में लगाया है, उसके बाद अगर मुझे वापस अपने होम टाउन जाना पड़ रहा है, तो क्या मैं सेकंड डोज किसी और स्टेट से लगवा सकता हूँ? 100% यस, कहीं से लगा सकते हो, हर जगह वैक्सीन है। 100% यस। Thank you so much, sir. Here we are getting one more question, that can human become infected with the COVID-19 from an animal source? Right now, we are not getting infected by any animal. Once, when
initial phase of the COVID-19 when it was in China. So the concept and the hypothesis is like that from animals that COVID virus has been transmitted from human. So that was the initial phase. But right now we are not getting any infection from any animal. We are getting infection from, in fact, man or human being. So we have to be take care from human being right now. Otherwise, no animal is. We don't have any evidences that it is being transmitted from animal. Thank you so much, sir. Here we are getting one more question from Shruti. Shruti from Karnataka. उनका question है कि sir, what precaution do I need to take after receiving the vaccination? What precaution? Well, what precaution yes, after yes. receiving the vaccination? Okay. No, if you receive the vaccinations, it's a good. After taking the vaccination on a first day, you are supposed to take a rest, and because maybe you can have a little fever, cough, and myalgia, headache, this type of symptoms. So better don't plan any activity, any hard activity on second day of the vaccinations, so that you won't feel good and you will feel very exhausted if you plan any type of exertional activities on second day. So better to have a rest on second day and take plenty of water. If you are feeling so nervousness and so weakness, please you can take ORS and take paracetamol also. And second thing, if you are getting after vaccination, if you are getting any palpitations or respiratory distress immediately or dyspnea and any numbness from hands and numbness in forearm and in lower arms, okay, and in your legs, or if you are getting very severe dizziness, so definitely you are supposed to report to the emergency, or you are supposed to call to the person. In your card, I mean, in your vaccination card, there must be some contact number where you are supposed to report the symptoms and immediately go to the emergency for the help if you are having this type of problem, which is very rare. Which is very, very rare. It is also mentioned in a vaccine guidelines. If you might be having a severe adverse reactions like this, cardiovascular reactions or cardiopulmonary involvement, respiratory distress, chest pain, numbness, dizziness, and if this time very rare, but these are rare. Maximum of reaction after vaccine is the cough, fever, myalgia, headache. Otherwise, for a period of 1 and 2 days, right? So you have to be cautious regarding these all symptoms. Otherwise, no problem. Please, and second important thing, precaution, please maintain COVID appropriate behavior in your place. Please have a mask whenever you are going outside. Please don't take it otherwise that now you have vaccinated. What is the need of taking or having a mask? No, until you have 2 vaccinations. Despite having 2 vaccinations, you are supposed to have a mask and supposed to follow all the COVID appropriate behavior. Thank you. Thank you so much, sir. Zoom से अजीत कुशवाहा सर ने हैंड रेज किया है. Yes, sir. Please ask your question. हाँ जी, प्लीज. जी नमस्कार डॉक्टर साहब और सभी को नमस्कार. मैं लखनऊ से अजीत कुशवाहा. चूंकि मैं बच्चों के लिए काम करता हूं, हम लोग चाइल्ड लाइन में बहुत सारी कॉल्स रिसीव कर रहे हैं जिसमें उनके पेरेंट्स हेल्प के लिए कॉल करते हैं. तो बेसिकली इश्यूज ये हैं कि जैसे किसी के पेरेंट्स वर्किंग है, वो काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं, किसी के मदर या फादर, किसी के जो भी उनके घर पे बड़े लोग हैं, और ऐसे में घर पे बच्चे हैं. क्योंकि हम लोग चाइल्ड लाइन में अलग अलग कम्युनिटीज से कॉल रिसीव करते हैं. उसमें हर फैमिली में भी एक मिडिल क्लास फैमिली, हायर फैमिली, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि एक सामान्य सा जीवन जिनकी फैमिली जी रही है. तो खासकर उनके लिए दिक्कत होती है कि ना तो आइसोलेशन के लिए दूसरा कमरा होता है, कहीं वो छोटे से मकान में रह रहे होते हैं. तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी है, समस्याएं भी हैं. उनको ये लगता है कि बच्चों को सेफ रखने के लिए अभी तो बहुत सहूलियत है, लेकिन जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि लोग कह भी रहे हैं कि आने वाले में बच्चे ज्यादा संक्रमित होंगे. तो बच्चों को बचाने के लिए पेरेंट्स को क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए
कौन कौन से चीजों को हम अपनाएं ताकि जो थर्ड वेव आए या उससे पहले ही हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाए। हमें जो ये पिछली चीजें जो घटनाएं देखी हैं ऐसा देखने को ना मिले, तो हम बचाने के लिए, उनके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा इसको डिटेल में बताएंगे तो काफी लोग इससे लाभान्वित होंगे। जी अजीत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में, और जो कि हम बहुत दिनों से चला रहे हैं कि लोगों तक हमारी बात पहुंच सके, जितनी भी नॉलेज हमें है। और दूसरा, आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और खुद भी बहुत यंग हैं और बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, यूथ के लिए काम कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको और आपके कंसर्न को भी, और ऐसे ही काम शायद हमें आपकी जरूरत अब बहुत ज्यादा है। एंड आई रियली सैल्यूट यू एंड आई एम रियली वेलकम यू। नहीं सर, आपको भी, क्योंकि हमारी पूरी टीम है लखनऊ में और हम लगभग 22 से 25 लोग कॉन्टिन्यूअसली 1-1.5 महीने से काम कर रहे हैं। हम अपना जो हमारा कहते हैं कि जो हमारा मेन काम था जिसके लिए हम अपॉइंट थे, वो छोड़ करके हम इधर काम कर रहे हैं कि किसी तरह से चीजों को हम लाइन पे लेके आए। और जो मामला जो लखनऊ का था, लखनऊ की स्थिति बहुत खराब थी। अब हमें बहुत अच्छा है, आज हमारे यहाँ 263 केसेस हैं लखनऊ में। तो कहीं ना कहीं जब हम 65,000 केस, 6500 पहुंच रहे थे, तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा कंट्रोल हुई हैं। और अच्छा है कि हम सब ने एक मिल करके प्रयास किया, और खासकर जो डॉक्टर्स का सपोर्ट रहा, कहीं ना कहीं टेलीफोनिक, हम लोगों को मेंटली, फिजिकली हर तरह से सपोर्ट मिला है। तो आप सबको भी बहुत बहुत सैल्यूट, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, वेरी नाइस। अभी जैसे आपने प्रश्न पूछा कि बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे तैयार हम रखें अपने बच्चों को, वास्तव में जब हमें लगता है कि क्योंकि पीडियाट्रिक्स जो है, जो ओल्ड एज है, उनको काफी हो चुका है और यंग लोगों को अभी हो ही रहा है, इसके बाद यूथ और चाइल्ड को होने की आशंका है। लेकिन हम पहले से ही तैयार रहें। और क्या क्या तैयारी कर सकते हैं हम? देखिए, एक तो बच्चे भी, ये चीज तो सुनिश्चित है कि कोविड जो है बच्चों को भी हो सकता है। जब फर्स्ट फेज था 2020 में, उस समय भी हम बात कर रहे थे कि बच्चों को, उस समय देखा गया था कि बच्चों में सीवियरिटी बहुत कम है और बच्चों में जो होने की जो चांसेस हैं वो भी बहुत कम हो रहे हैं। बच्चे इतने ज्यादा हो रहे हैं कोविड पॉजिटिव, लेकिन सीवियरिटी इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन ये जो म्यूटेंट वेरिएंट जो आया है इस वायरस का, कोविड वायरस का, इसका कोई पता नहीं है कि ये किस तरह से इन्फेक्ट करेगा। अभी भी जो हमारे पास एविडेंसेस हैं, या जो भी हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, जो हमारे जो एक्सपर्ट्स, जो पीडियाट्रिशियन हैं, वो बताते हैं कि अभी भी बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशंस बच्चों में नहीं है। तो लेकिन पॉजिटिव तो बच्चों में हो ही रहे हैं, और कोई भी एज, किसी भी एज में बच्चा पॉजिटिव हो रहा है। इनफैक्ट 5 महीना, 6 महीना, 2 महीना, 3 महीने में पॉजिटिव हो रहे हैं। तो एक तो लोगों को ये ध्यान रखना है कि बच्चों को ये इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए, इसीलिए स्कूल बंद है। स्कूल बंद इसलिए किए गए हैं कि बच्चे जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसे हम कहते हैं मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग को रखना, हाथ को बार बार धोना, ये शायद नहीं कर पाते हैं स्कूल के अंदर, और बच्चों से, माँ बाप से दूर रहते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए स्कूल बंद कर दिए गए, जिससे कि बच्चा घर में मम्मी पापा के साथ में उन सब चीजों का पालन कर सके जो कि स्कूल में नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि बच्चे, अभी अगर आपके बच्चे बड़े हैं, 2 साल से बड़े हैं, तो मास्क जरूर पहने। और इसके साथ ये रखना है कि अगर बच्चा खेलने भी जा रहा है तो बहुत ही अच्छा नहीं लगता है ये कहने में, लेकिन मजबूरी है तो कहना पड़ता है। एज ए डॉक्टर्स भी मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, और फिजिबल भी नहीं है कि बच्चों को खेलने के लिए मत जाने दीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि बच्चे अगर खेल सकते हैं तो खेलें, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाएं खेलने के लिए, घर के आंगन में ही खेलें। और इस समय आज भी मैं बहुत सारी चीजें अध्ययन कर रहा था, क्योंकि मैं भी यूथ के लिए काफी चिंतित हूँ, और आने वाली जो वेव है उसके लिए भी चिंतित हूँ, अभी भी चिंतित हूँ। हम चिंतित ही हैं लगातार पिछले 2 साल से। तो बच्चों के इस परवरिश में, इस वेव में और इस समय माँ बाप बहुत बड़ा रोल है। कि हम मानते हैं कि अगर हम बच्चे को बाहर भेजेंगे, चाहे वो 6 साल का है, 7 साल का है, तो वो खेलेगा, उसका मन खेलने का होता है। तो हम घर के अंदर ही ऐसा माहौल कैसे बनाएं कि बच्चे को कमी महसूस ना हो बाहर का।
ये बहुत अच्छी चीज है और ये हमें माँ बाप को इसमें आगे आना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि चलिए अपने बच्चे को अगर बचा भी लिया और घर में ही बच्चा है, आपके थ्रू इन्फेक्शन घर में नहीं आना चाहिए। आप इस चीज को ध्यान में रखें। और ये कैसे होगा? ये कैसे होगा जब हम खुद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का और कोविड जिससे न फैले उन सभी चीजों की सावधानी हम बरतें। जैसे कि मास्क को हम अच्छे से पहने, डबल मास्क का प्रयोग करें, घर के अंदर जाने से पहले अपने जो भी कपड़े हैं उनको बाहर ही खोलें, और घर के अंदर बच्चों से मिलने से पहले आप अपने हाथ को सैनिटाइज करें या साबुन और पानी से अच्छी तरह धुलें, जैसे धुलते हैं। आप स्नान करें, उसके बाद ही बच्चों से मिलें, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप और जो बाहर के जो लोग हैं, जो या रिश्तेदार हैं, वो ही बाहर से आगे बच्चों को इन्फेक्शन फैला सकते हैं। उनकी भी अहम भूमिका होगी, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले प्रश्न में भी कहा था कि पैरासीटामोल की आप सिरप या पैरासीटामोल की टैबलेट, जिसको मैंने बताया 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उसको हम लेते हैं। पीडियाट्रिशियन से आप और बात कर सकते हैं, वो घर में रहनी चाहिए कि जरा सा भी अगर बुखार हुआ तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। और बच्चों को प्लीज, ये मेरा आप सभी से निवेदन है, बच्चों को अपने मन से दवाइयां नहीं खिलानी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप ये सोच के चलें कि अच्छा ये दवा मेरे घर में मेरे नाना जी पॉजिटिव हुए थे तो उनको भी खिलाया था तो इसको भी आधी तो खिला दें। ऐसा बिल्कुल ना करें। और जिस ओर मेरा इशारा है वो इशारा है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड जैसी दवा, एंटीबायोटिक्स जैसी दवा का बच्चों में अनुचित प्रयोग ना करें, ये आप पहले से ही समझें। पैनिक ना होए, बहुत ज्यादा मत घबराएं। बच्चे को बुखार भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसको रेस्ट करने के लिए कहें, उसको स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, उसको आराम से बैठा सकते हैं, उसको अच्छा खाना खिला सकते हैं, पानी की कमी नहीं होगी। और सब लोग चिकित्सक और सब लोग आपके साथ हैं। आप चिकित्सक से बात करके, टेलीमेडिसिन से बात करके बच्चे के लिए मेडिसिन पूछ सकते हैं। पहले 5 दिन आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल बच्चे की निगरानी करनी है, SpO2 देखते रहना है। तो ये सब चीजें आप करें। और घर में माँ बाप को चाहिए कि इस समय बच्चों के साथ ऐसा माहौल करें कि बच्चे को ये ना लगे कि मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं है, बाहर जाते तो अच्छा था स्कूल। तो घर में माँ बाप ऐसा माहौल को दें जिससे बच्चा घर से बाहर भी कम निकलेगा और उसे ऐसी कमी भी महसूस नहीं होगी, जो कमी की उसके लिए अर्थात बच्चे के लिए बहुत ही कहते हैं कि उसको बहुत ही अच्छी नहीं होती है। कोई भी बच्चा बाहर जाना चाहता है, वो पीड़ादायक होती है बच्चे के लिए। इसलिए गार्जियंस को, माँ बाप को समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक होपफुली अजीत कुशवाहा सर को उनका आंसर मिल गया होगा। सर अगर कोई और क्वेश्चन या कुछ और डाउट्स है तो प्लीज मोस्ट वेलकम एंड आस्क, या फिर हम अदर क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। यस जी थैंक यू डॉक्टर साहब, काफी डिटेल में आपने चीजों को बताया, क्योंकि ये कंफ्यूजन शायद हर पेरेंट्स का है कि उनको इस तरह से बचाने के लिए। एक कंफ्यूजन ये था, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में लगभग 25 शेल्टर होम्स हैं। तो उन शेल्टर होम्स में इशू ये है कि एक दो शेल्टर होम है जहाँ पे सिर्फ लड़कियां रहती हैं 11 साल से 18 साल के बीच की। उनमें से लगभग 30 बच्चियां जो है उनमें कोई भी सिम्टम नहीं है, उनमें कोई भी लक्षण नहीं है, वो हेल्दी हैं, नॉर्मल अपनी रूटीन लाइफ जी रही हैं, लेकिन उनका RT-PCR कराने पे पॉजिटिव आया है। तो फिलहाल तो उन्हें अभी सेपरेट कहीं रखा हुआ है। तो क्या ऐसी भी चीजें हैं कि बिल्कुल कोई भी लक्षण ना हो, उनमें खांसी जुकाम बुखार बदन दर्द सर दर्द कुछ भी ऐसा नहीं है, इसके बावजूद भी उनका RT-PCR पॉजिटिव है? और कुछ लोगों का, चूंकि वहां पे स्ट्रेंथ अप्रॉक्स 130 की है, तो 100 बच्चियां जो हैं वो निगेटिव हैं, 30 पॉजिटिव हैं। तो रिपोर्ट के बिहाफ पे ही अभी उनको अलग रखा हुआ है, लक्षण नहीं है। तो इसमें हम कैसे चीजों को समझ पाए, क्योंकि वहां तो चूंकि RT-PCR हुआ है तो ये निकल के आया है, जहाँ पे नहीं हो रहा है घर के अंदर या घर में बच्चे हैं, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन बना हुआ है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देंगे तो काफी बेहतर होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा अजीत जी। इसका मतलब बच्चे चपेट में काफी हद तक आ रहे हैं। 18 साल से 18 साल की बात कर रहे हैं जी। और ऐसा ही अगर रहेगा ये सब चीजें, तो इसका मतलब ये लहर चल रही है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं इसमें बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो 11 साल से 18 साल या 20 साल के बीच में जो अगर ये पॉजिटिव हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, कोई लक्षण नहीं होने पर भी कोविड पॉजिटिव आ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, जो कोविड का हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें एसिम्प्टोमेटिक केस भी हैं, एसिम्प्टोमेटिक केस भी हैं जिसको हम एक्सीडेंटली या सर्वे के दौरान चेक करते हैं, उनका टेस्ट करते हैं आरटीपीसीआर, तो पॉजिटिव आ जाते हैं। और जो सिम्टोमेटिक है, तो सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये पार्ट है कोविड के। तो एसिम्टोमेटिक जो लोग हैं वो भी इन्फेक्शन को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, फैला सकते हैं, भले ही वो हैं। जो सीडीसी कहता है कि जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं वो भी उनको एक से दूसरे में पहला पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनकी जो ट्रांसमिशन रेट होता है कम होता है, बट जीरो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए एसिम्प्टोमेटिक लोगों से भी दूसरे को खतरा है, इसलिए उनको आइसोलेशन में रखने की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यूथ होता है, जो बच्चे होते हैं, इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। इम्यूनिटी बहुत अच्छे होने पे इनके अंदर वायरस तो होता है, लेकिन वो सिम्टम्स दे नहीं पाता। हमारा शरीर सिम्टम आते नहीं, सिम्टम आते भी हैं तो ये फील नहीं कर पाते। जैसे बाप देखते हो, बच्चा अगर छोटी मोटी चोट लग जाती है या बुखार आता है तो बताते नहीं है, 4 दिन बाद जब बुखार बहुत तेज हो जाता है तब माँ बाप कहते हैं कि भाई तुमने बताते क्यों नहीं हो, क्योंकि बच्चे इसको कुछ नहीं समझते। और इसका कारण यह है कि बच्चे के अंदर इम्यूनिटी अच्छी होती है, वो छोटी मोटी लक्षणों को तो वैसे ही सहन कर लेता है। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये है हैप्पी हाइपोक्सिया की। इसमें आप लोगों से मेरा जो निवेदन है वो ये है कि बच्चे अपना पल्स ऑक्सीमीटर से अपना SpO2 चेक करते रहें, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बच्चे को कोई सिम्टम नहीं है, बच्चे खेल भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, और अचानक से उनको अचानक से इमरजेंसी वाली बात हुई, उनको चक्कर आया, अचानक से सांस फूलना शुरू हुआ, और तब हमने SpO2 लगा के हम देखते हैं, पता चलता है कि उनका तो 70 पहुंच गया। तो ऐसे बच्चे अपने पास एक पल्स ऑक्सीमीटर, या वो हॉस्टल है तो उस हॉस्टल में पल्स ऑक्सीमीटर आप सस्ता भी आ रहे हैं, 500 से 600 के बीच में पल्स ऑक्सीमीटर आ जा रहे हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर से अपना SpO2 चेक करते रहें, 94 से नीचे नहीं जाना चाहिए। दूसरा, अजीत जी आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा, ये शायद अदरवाइज हम इस बात को एड्रेस नहीं कर पाते। मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और मैं देख पा रहा हूँ कि जो 18-30 जो बच्चे पॉजिटिव आए होंगे स्ट्रेस में होंगे अभी, और उनके माँ बाप आइसोलेशन में है सर, अलग से आइसोलेशन में उन होंगे, बच्चों को अलग से आइसोलेशन में रखा हुआ है जी, और उनको बहुत ज्यादा टेंशन भी हो रहा होगा अभी कि ये क्या हो रहा है। तो उनसे एक चीज और कहनी है हमको, एक तो SpO2 हमें मेजर कर लेना है कि 94 से नीचे ना आए, और अगर माना किसी को सिम्टम्स होते भी हैं, माना अभी तो एसिम्प्टोमेटिक है, माना किसी को बुखार आता है तो पैरासिटामोल ले लें। पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम सफिशिएंट है, 3 टाइम। पानी सब लोग पीते रहें, विटामिन C ले सकते हैं, विटामिन C और जिंक ले सकते हैं। और है कि जो शायद जो वहां पे डॉक्टर्स होंगे उन्होंने भी बताया होगा, आइवरमेक्टिन भी ले सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा अभी WHO कहता है कि बहुत ऐसे एविडेंसेस नहीं है आइवरमेक्टिन के भी, लेकिन 3 दिन के लिए लेनी होती है। केवल प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर को ही हम नहीं देते हैं, वो आप ले सकते हैं, लेकिन जो लोकल आपके जो डॉक्टर्स हैं जो उनको देख रहे हैं वो शायद इस चीज को उनको बेहतर वो कर पाएंगे। लेकिन जो मेन चीज बताना चाहूंगा कि पानी खूब पिए, न्यूट्रिशन अपना अच्छा रखें, टेंशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। जो 5 दिन है स्टार्टिंग के, 5 दिन में अगर 5 दिन तक उनको अगर कुछ नहीं हुआ, या 5 दिन तक अगर सिम्टम्स उनके कुछ नहीं आ रहे हैं, तो उनसे कहिए कि आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। और इसके बाद भी 5 दिन के बाद भी वो हमेशा हल्का हल्का मॉनिटर करते रहना है। इस समय बहुत ज्यादा अगर कोई भी सिम्टोमेटिक होता है तो बहुत ज्यादा कमरे के अंदर एक्सरसाइज ना करें, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में ना आए। तो आप उनसे डेली बातचीत करते रहिए, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा ना आए, कहिए कि कोई बात नहीं, आप यंग हो, सब ठीक हो जाएगा। एंड
एक अगर, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं चलता, जैसे मैं बता रहा था कि ऑक्सीजन कब डाउन आएगा, तो SpO2 चेक करेंगे तो पता रहेगा कि हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बच्चों को आप एक एक्सरसाइज करा सकते हैं कमरे के अंदर ही, वो बोर भी नहीं होंगे। उनसे कहिएगा कि आप, अगर उनके पास पल्स ऑक्सीमीटर है, तो एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है। 6 मिनट वॉक टेस्ट में क्या है कि वो अपने कमरे के अंदर ही 6 मिनट चलें, आराम आराम से चलें 6 मिनट तक। तो 6 मिनट चलने में अगर उनका कोई सांस नहीं फूलता है, और अगर स्टार्टिंग में उन्होंने पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी रीडिंग देखी जब सांस नहीं फूल रहा था, नहीं सॉरी, जब उन्होंने स्टार्ट किया ये टेस्ट, तो सपोज पहले उनकी रीडिंग आई 98, और फिर वो 6 मिनट अपने कमरे के अंदर चले, और 6 मिनट बाद कमरे में चलने के बाद फिर उन्होंने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया और देखा कि अब रीडिंग आ रही है 95 या 96, मतलब 98 था, अब 95 96 आ रही है, मतलब 4% के अंदर है। तो 98 से 94 तक अगर आ रही है उनकी, तो इसका मतलब अब उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, और उनका लंग इन्वॉल्वमेंट होने की चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर 6 मिनट वॉक करने के बाद उनका जो SpO2 है, पहले 98 था, अब एकदम 93 आ रहा है, तो इसका मतलब 4% से ऊपर जा रहा है, 4% से ज्यादा फॉल हो रहा है। तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि इसमें से अगर 30 में से 5 लोगों का ऐसा आ रहा है कि 6 मिनट बाद जो ऑक्सीजन ड्रॉप कर रहा है वो 4% से ज्यादा कर रहा है, तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि उससे कहना बेटा तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से रहो। लेकिन हमें अपने दिमाग में रखना है कि इस बच्चे को आने वाले 2 3 4 दिन के अंदर प्रॉब्लम इसकी हो सकती है, क्योंकि लंग्स की कैपेसिटी कम हो रही है, तो हम जल्दी संभल जाएंगे। तो ये एक छोटा सा टेस्ट है जो हम कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक वालों को यूजुअली कुछ नहीं होता है। 10 दिन के बाद एसिम्प्टोमेटिक वाले बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनको हम दूसरी जगह भेजते हैं। लेकिन ये मैं कुछ चीजें आपको बताई, अगर ऐसा कहीं भी उनमें किसी पे सिम्टम आता है, या कोई बच्चे को ज्यादा टेंस हो रहा है, या हमें देखना है कि हम और कैसे आगे एंटिसिपेट कर सकते हैं, उसके लिए मैंने चीजें बताई। Thank you so much, sir. It's really very informative for all of us, and I think so. थर्ड वेव से बचने के लिए काफी मैं कहूँ तो काफी इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो लोगों को मिली है। और यहाँ पे जूम पे हमारे साथ प्रमोद जी जुड़े हुए हैं उड़ीसा से, इन्होंने हैंड रेस किया हुआ है काफी समय से। ये सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए और सवाल को रखिए। डॉक्टर सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आई एम प्रमोद फ्रॉम भुवनेश्वर, उड़ीसा से। वेलकम सर। एक्चुअली बहुत दिन के बाद में एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, क्योंकि मेरा भी जितना भी सारे दोस्त थे, अभी 2 दिन पहले वो वैक्सीन ले लिए, ठीक है। तो जो वैक्सीन, उनका कुछ भी सिम्टम्स नहीं था। वैक्सीन लेने के बाद अभी उनका सबको जितने मैंने सबको बुखार हो गया, और इतना अभी है तब भी। तो आज भी 3-4 मेरे फ्रेंड्स कॉल किए थे, तो उनका भी मैंने बुखार अभी नीचे नहीं आ रहे हैं, पैरासिटामोल टैबलेट खा रहे हैं, कुछ भी अभी मैंने इम्पैक्ट कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली अभी ये कोविड का सिम्टम्स है या ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, ये थोड़ा मुझे जानना है। हाँ, ये बिल्कुल आपने जो बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, और यहाँ पे एक ट्रिकी चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैक्सीन के बाद 1 या 2 दिन तक, और अगर हम कहें कि 48 आवर तक, वैक्सीन का जो इफेक्ट होता है, मैं इसको साइड इफेक्ट नहीं कहता हूं, मैं इसको कहता हूं कि जो वैक्सीन का जो हमारे बॉडी का रिएक्शन होता है वैक्सीन के लिए, वो जैसे फीवर है, और किसी किसी को लूज मोशन भी हो जाता है, या फिर माइल्जिया है, पूरे शरीर में दर्द, बुखार होना, सर दर्द होना, ये रहता है। और 48 आवर के बाद ये यूजुअली समाप्त हो जाता है, चला जाता है 48 घंटे के बाद। लेकिन एक क्या है, देखिए ये वायरस नया है, इसके बारे में सटीक कि ये देना चाहिए, ये होना चाहिए, ये अभी तक हम लोग, इनफैक्ट डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा फर्म नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देवेंद्र जी के सहयोग से जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें हम डेली जो एक, दिस इज ए रियली फैमिली शो है,
जिसमें जो भी नई जानकारी मेरे पास आती है, जैसे कल ही परसों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में जो नया वैक्सीन के बारे में, कि पहले हम कहते थे कि 4 से 8 वीक के बाद होगा, अब वो 3 महीने डिफर हो गया, वो 3 महीने के बाद होगा। जो मैंने कल बहुत सारी चीजें बताई थी, जिसमें था कि अब लैक्टेटिंग मदर जो है, जो माँ बच्चों को दूध पिलाती हैं, पहले हम कहते थे कि इनको वैक्सीन नहीं लगेगी, अब इनको भी वैक्सीन लगेगी। तो हर चीज हम कोशिश करते हैं कि जो नए नए आते रहे वो आप लोगों को अपडेट करते रहे उसके बारे में। तो इसी ऐसे ही हम जो बात कर रहे हैं कि जब स्टार्टिंग में वैक्सीन आया था, तब भी हम लोग यही बताते आ रहे हैं लोगों को कि इससे बुखार होता है, और जैसे जैसे हमारे पास केसेस होते हैं उसी हिसाब से हमें डेटा मिलता है, तभी हम भी देखते हैं कि अच्छा इतने डेटा में ऐसा हुआ, क्योंकि नया चीज है, हर चीज नहीं है, बड़े मुश्किल आ रही है। और इस टाइप के शो से शायद जो नई चीज आती है, क्या डेटा है, मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। मैं ट्रिकी चीज क्या बताने वाला था आपको कि 8 आवर तक तो वैक्सीन का जो है इफेक्ट रहता है, मतलब उसमें बुखार आना, खांसी होना और ये सब चीजें हैं। 48 बाद भी जो है अगर उनको फीवर या ये सब चीजें रहता है, तो कभी कभी हम लोग क्या सोच लेते हैं, और जो सोच रहे हैं उनकी गलती नहीं है, क्योंकि पहले से हम लोग भी बता रहे हैं कि नहीं 3 दिन तक रह सकता है, 4 दिन तक भी रह सकता है। लोगों को 5-5, 6-6 दिन तक वैक्सीन के बाद वीकनेस रही है, 5-5, 6-6 दिन तक वीकनेस रही है, बुखार रही है। लेकिन अब जो समझ में आ रहा है, अब वो समझ में आ रहा है कि ऐसा समझ के कि ये बुखार हमें वैक्सीन से ही होगा या वैक्सीन से ही था, हम पैरासीटामोल लेते रह रहे हैं और बुखार भी चलता रह रहा है, फिर पैरासीटामोल लेते रह रहे हैं, बुखार चलता रहता है, और बाद में पता चला कि ये कोविड था। तो ये समय के साथ चल रहा है। तो 48 आवर तक अगर बुखार उनको रह रहा है तब तो ठीक है, हम मान सकते हैं, चलिए हम मान लेते हैं कि तीसरे दिन भी बुखार रह रहा है। लेकिन अगर बुखार 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन भी बुखार आ रहा है, और बुखार के साथ साथ उनका टेस्ट सेंसेशन जा रहा है, उनका पेट खराब भी तीसरे चौथे दिन रह रहा है, क्योंकि इससे पहले सब लोग सोच रहे थे कि अरे ये तो वैक्सीन की वजह से होगा, और कोई टेस्ट नहीं करा रहा था, और बाद में पता चला था कि यही कोविड था। तो अब आप क्या करें, अगर 48 आवर के बाद रह रहा है या दूसरे तीसरे दिन सिम्टम्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह वैक्सीन वाला बुखार नहीं है। हो सकता है आप कोविड पॉजिटिव हो, अपने आप को आइसोलेट कर लें, पैरासीटामोल लें, लेकिन टेस्ट जरूर करा लें।